अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक खबर जो ग्लोबली डोमिनेट कर रही है वो हसीना वाजिद। हसीना, अच्छा हसीना तो नहीं है, इसके अम्मी अब्बा नाज़रीन पता नहीं किस मूड में थे या क्या पिया हुआ था उन्होंने, जब उन्होंने इसका नाम हसीना रखा। इसकी करतूतें बहुत काली थी, इतनी काली थी नाज़रीन के बिल्कुल तवे से ज्यादा काली इसकी करतूतें थी, लेकिन नाम इसका हसीना रखा गया। अच्छा नाज़रीन, एक तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में भी भाई हसीन ना होना मसला नहीं है, यानी हसीना हसीन कौन है और हसीन ना होने से क्या कोई मसला होता है? देखिए, हसीन वही है नाज़रीन जो उसूल के ऊपर खड़ा है, और उसूल के ऊपर खड़ा होना और अपने माशरे के लिए कंट्रीब्यूट करना, यही असल हुस्न है। इसके अलावा नाज़रीन मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे भी लोग कह रहे होते नहीं, वो एक ही काली शर्ट तो रोजाना पहनकर यहां पर बैठ जाता है और तेरे पास शायद एक ही शर्ट है, और बात दुरुस्त भी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं उसूल के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मैं भी हसीन हूं और आप भी हसीन हैं। नहीं तो दूसरा रास्ता नाज़रीन मरियम साहबा का है कि वो रास्ता मुझे पता है, उन्होंने बहुत अरसा पहले बता दिया था कि वो रास्ता मुझे पता है। तो वो रास्ता नाज़रीन हकीकत बात है कि हमें भी पता है, और उस रास्ते के ऊपर नाज़रीन मेडल्स, अवार्ड आपके लिए, खाने पीने, ट्रैवलिंग, ये वो सब कुछ होता है। शायद इससे बेहतर बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन फिर आप हसीन नहीं रहते, फिर आप भी हसीना वाजिद की तरह काली करतूतों वाले काले बन जाते हैं। अब हसीना वाजिद नाज़रीन इबरत का निशाना बन गई, इबरत की मिसाल बन गई है। ये इसकी इतनी काली करतूत। अच्छा नाज़रीन, ये बात समझें कि ये केस स्टडी है, दुनिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन शायद इन्हें कहीं से किसी ने थपकी दी है या किसी ने हल्का सा बालू से पकड़कर ऐसे ऐसे किया है कि भाई बात सुनो, हसीना वाजिद के ऊपर बात नहीं करनी, हल्की सी सुर्खी खबर दे दो जी, ठीक है हसीना वाजिद हो गया, बस आगे बढ़े आगे बढ़े। फौरी तौर पर ये हसीना वाजिद का नाम है, आगे बढ़ जाना है, छलांग मारनी है। जिस तरह वो बंदर गुलाटी नहीं मारता, तुम लोगों ने उल्टी कलाबादी गुलाटी मारनी है और हसीना वाजिद के ऊपर बातचीत नहीं करनी। हसीना वाजिद नाज़रीन हमारे पड़ोस में एक केस स्टडी है। अब शुक्र है नाज़रीन ये कुछ हमारे मुल्क के अंदर नहीं होता। हसीना वाजिद ने नाज़रीन अपोजिशन को चल दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी। शुक्र है नाज़रीन हमारे मुल्क में अपोजिशन को नहीं कुचला गया। हसीना वाजिद ने नाज़रीन तकरीबन 1400 बंदा मरवा दिया, प्रोटेस्ट करने वाला। शुक्र है पाकिस्तान में हसीना वाजिद ने नाज़रीन 15 सालों का इक्तदार लिखवा कर ले लिया था। 15 सालों तक ये खातून बैठी रही, डायन बनकर बैठी रही, खुद को हसीना कह रही है लेकिन काली करतूतें इसकी, ये 15 सालों तक ऊपर बैठी रही। शुक्र है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, शुक्र है खैर कि हमारे हालात, हम बहुत सुलझी हुई कौम हैं, हम माशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो हमें इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये किसी और मुल्क की बातचीत हो रही है, बांग्लादेश की। हसीना वाजिद नाज़रीन लोगों को अगवा करवाती थी। हसीना वाजिद ने नाज़रीन बेसमेंट के अंदर ऐसे वो अकुबत खाने बनाए हुए थे, लोगों को वहां पर डाला, उसके बाद वीडियोज आई, खौफनाक थी। हसीना वाजिद ने नाज़रीन सफोकेट कर दिया, मीडिया बंद कर दिया, ब्लैंकेट कर दिया, लोगों की आवाज बंद कर दी। अच्छा दूसरी तरफ नाज़रीन बांग्लादेश का इमेज दुनिया में क्या बना? बांग्लादेश एक हार्ड स्टेट, बांग्लादेश अ ब्रिलियंट नेशन, बांग्लादेश जिसके चिंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, चिंडिया जिसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश जिसकी जीडीपी 6% के साथ ग्रोथ कर रही है। बांग्लादेश में और दुनिया को बहरहाल ये भी बताया गया कि भाईजान बांग्लादेश एशियन टाइगर बनने जा रहा है। ये भी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान की और इस खित्ते की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं या जो टेक्सटाइल का कारोबार है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है, बांग्लादेश की मौजें लगी हुई हैं। अच्छा हम भी सब समझ रहे हैं कि बांग्लादेश की मौजें लगी हुई। वन फाइन डे नाज़रीन हमें पता चलता है कि हसीना वाजिद का महल घेर लिया गया है, अवाम वहां तक पहुंच गया। असल में नाज़रीन हुआ क्या, बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ी इस काली करतूतों वाली काली हसीना से जो गलती हुई, इसने अवाम की आवाज को बंद कर दिया, लोगों को सफोकेट, गुफ्तगू डिबेट को बांग्लादेश के अंदर खत्म कर दिया। अब नाज़रीन जब आप गुफ्तगू डिबेट को खत्म कर देते हैं, आप कुचल देते हैं, मलिया मेट करके रख देते हैं। आप मेरे जैसा कोई बंगाली होगा, मच्छी शची खाकर चावल ठोंस कर नाज़रीन वो बात करना चाह रहा होगा, लेकिन उसे जूते मारे होंगे तो वो खामोश हो गया होगा। अब जो मेरे जैसा बंगाली नाज़रीन जो खामोश हो गया था और जिस आवाज को पनपने नहीं दिया गया, उसकी वजह से जो हसीना वाजिद थे नाज़रीन, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग उसके अलमारियों से लोगों ने निकालकर डंडे पर ऐसे लटकाकर, लिटरली ऐसे ऐसे में देख रहा था, एक बंदा सड़कों पर लेकर घूम रहा था। उसकी बुनियादी वजह यही थी, जब आप लोगों को कैथारसिस करने, बोलने देते हैं, चीखने देते हैं, जमहूरियत डेमोक्रेसी का मतलब ही चीख है, प्रोटेस्ट करने देते हैं, तो आपको पता चल रहा होता अच्छा जी सेंटीमेंट क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं, लोग कौन सी एक लाइन है जो कि क्रॉस करने जा रहे हैं, कहां पर चीजें ठीक करनी है, कहां पर हाथ सख्त करना है, कहां पर हाथ तंग करना है, कहां पर लोगों को गले लगाना है, कहां पर फैसिलिटेट करना है। चूंकि नाज़रीन वो इक्तदार लिख कर लेकर आई हुई थी, उसके पास इस्तिस्ना था, उसके पास इम्यूनिटी थी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जनाब ये कुछ भी कर सकती है, और वो कुछ भी कर गुजरी नाज़रीन। 15 सालों तक वो जोंक की तरह नाज़रीन चिपकी रही इक्तदार के साथ, और 15 सालों में उसे पता ही नहीं चला कि 15 सालों में एक ऐसी नस्ल खड़ी हो गई है कि जनाब उसने हसीना वाजिद को छोड़े, उसके माँ बाप, अब्बा अम्मी, जो एंसेस्टर्स, पता नहीं क्या क्या नाज़रीन बांग्लादेश के हीरोज, उन सब के मुजस्मों को आग लगवा दी। तो जिसने भी ये नाम सोचा था कि इस काली करतूतों वाली डाइन का नाम हसीना वाजिद होगा, वो नाज़रीन अपनी, मेरे ख्याल में वो कब्र में अपना सर किसी दीवार के साथ मार रहा होगा कि भाई ये मैंने क्या किया। इतनी नाज़रीन इसने इसने वो करवाए, जुल्म करवाए।
اب ناظرین हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी गई, बट इट्स अ केस स्टडी एंड इट्स अ मैसेज एंड इट्स अ पैगाम, इट्स एन अलार्म, इट्स एन अलार्म, इट्स एन अलार्म. चूंकि हमारे तो माशाल्लाह नाज़रीन दूध के धुले हुए सारे पॉलिटिशियन है, तो इनके लिए नहीं है. बहरहाल दुनिया में जहां पर जुल्म होता है, जहां पर अपोजिशन खत्म होती है, जहां पर मेरे जैसी आवाजों को नाज़रीन बंद किया जाता है, हमारे साथ जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, आप जैसे लोगों का नवाला छीना जाता है, ये उन सब के लिए पैगाम है. यहां पर नहीं, यहां पर तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहां पर तो आजादियां हैं, यहां पर तो आजाद ख्याली है, यहां पर तो औरतों की इज्जत की जाती है, यहां पर तो मुझे, तो ये उन तमाम तर नाज़रीन ममालिक स्टेट रूलर्स के लिए नाज़रीन पैगाम है कि भाई जिस दिन अवाम का हाथ पड़ा तो फिर यकीन माने कि ये वैसे ही पीछे कर रहा हूं, फिर हसीना वाजिद यही बन जाएगा. उसी निजाम को जिसको हसीना वाजिद ने कंट्रोल किया हुआ था नाज़रीन, उसी निजाम ने खड़े होकर हसीना वाजिद को कहा कि इसे फांसी दी जाए, ये इसे घसीट कर वापस लेकर आएंगे, ये इसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे. आप देखिएगा, ये छोड़ेंगे नहीं, ये इंडिया के अंदर इसे रहने नहीं देंगे, ये इसे बेड़ियां डालकर रस्से डालकर लेकर आएंगे. और आप याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स इसके साथ मिले हुए थे, लोगों को अगवा करवा रहे थे, उनके बीवी बच्चे और वो तमाम तर लोग नाज़रीन जो जालिम था, उन पर ये बांग्लादेशी अवाम का हाथ पहुंच चुका है और ये बच ही नहीं सकते, ये किसी भी कीमत पर नाज़रीन अब नहीं बच सकते. हसीना वाजिद मुर्तकिब हो चुकी है कि जनाब इसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ क्राइम किया. इंसानी जुर्म की तरफ ये खातून चली गई थी, ये दरिंदी चली गई थी और कहे हमें हसीना कहें जी, हसीना कहें, ये मेरे पाने में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा दे, मैं नहीं कहूंगा हसीना वाजिद, ये काली करतूतों वाली वाजिद है, हसीना वाजिद नहीं. तो ये एक इबरत का निशाना है, ये एक मिसाल है, ये एक टेस्टिंग केस है कि भाईजान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जालिम तक हाथ पहुंचता है. और ये दुनिया का भी उसूल है, ये नेचर का भी उसूल है. और पाकिस्तान वैसे भी रेजिलिएंट कौम है. और हमेशा नाज़रीन याद रखिएगा, जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और पाकिस्तानी अवाम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, फिर सरप्राइजेस आते हैं, फिर मौजे होते हैं. तो ये नाज़रीन हसीना वाजिद का अभी तक का केस बना हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये डिबेट डिस्कशन नहीं कर रहा. हालांकि हमने ट्रंप को दिखाया, हमने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाया, लेकिन हम हसीना वाजिद के ऊपर नाज़रीन मैं सोच रहा था कि कमेंट्री सुनूं, कोई तजिए सुनूं, हसीना वाजिद के ऊपर कोई लेसन सुनूं, कोई अखलाकियात का दर्स पाकिस्तानी मीडिया पर नजर आए, लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आया. नाज़रीन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर इस्लामाबाद में नाज़रीन क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है लिटरली ये सफोकेटिंग है, ये बहुत खौफनाक है और बहुत ज्यादा परेशान कुन. आपके कैपिटल के अंदर नाज़रीन मूवमेंट बिल्कुल जाम हुई पड़ी है. ट्विन सिटीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद. चलें ठीक है, मैं मेरे जैसा बंदा घंटों इंतजार कर लेता है, और चूंकि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं और मैं क्रिकेट को पाकिस्तान का तारुफ समझता हूं, मैं एक नाज़रीन साबिक क्रिकेटर इमरान अहमद खान नियादी, मैं उसे इस मुल्क का हीरो तस्वर करता हूं और मैं उसे क्रिकेटिंग हीरो भी तस्वर करता हूं नाज़रीन के, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक पहचान बनी. हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता और वो हमारे मुल्क की इज्जत थी, हमारी स्टेट की, हमारी रियासत की इज्जत थी. तो हमारे लिए नाज़रीन जो भी इस मुल्क के लिए ग्लोरी लेकर आएगा, मेडल्स लेकर आएगा, वो हमारा सरताज है, वो हमारे लिए वही किंग है. दैट्स इट. बाबर आजम ने सेंचुरी मारी, बेसख्त रेंज के खिलाफ था, बट मैंने पोस्ट ऊपर पोस्ट है कि वेल डन यार, तू बॉब्जी द किंग, तू वापस आ गया, किंग तू वापस आ गया. लेकिन नाज़रीन जो मैचेस हो रहे हैं, आप यकीन माने नाज़रीन, लोगों की जिंदगियां इस्लामाबाद के अंदर जी रही हैं. जो काम 5 मिनट का है वो 3 घंटों में जाकर होता है. ट्रैफिक बंद, सड़कें बंद, इंतहाई बदतमीजी, तज़ीक़ इस तरीके से लोगों को डील किया जाता है, मैनेज किया जाता है. तमाम सड़कें बंद है, अल्टरनेटिव रूट्स चलें, सोशल मीडिया पर इन्होंने बता दिए, लेकिन इतनी सफोकेशन, इतनी घुटन इस्लामाबाद के अंदर मैंने इससे पहले नहीं देखी थी. अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के हवाले से है. इससे पहले नाज़रीन आपको पता है कि 4 से 5 बल्कि मेडिकल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं. 28 मल्टीनेशनल कंपनीज काम छोड़कर पाकिस्तान से चली गई हैं. अब ये खबर आ रही है नाज़रीन कि जनाब एक और ये शहजाद प्राचा साहब की खबर है, एक और मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से निकल गई है. जनूबी कोरिया के लोटे केमिकल 69 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई है. लोटे केमिकल इतनी जल्दी में थी कि अपने 75% जो उसका जो कंट्रीब्यूशन था या जो उसके शेयर थे 75%, वो रियायती कीमत पर बेच के मुल्क से निकल गई है. तो लोटे कंपनी नाज़रीन लोटे उठाकर निकल गई है. उसने कहा ये लोटियां होने से बेहतर है कि मैं लोटे लेकर यहां से निकलूं. 75% नाज़रीन अपने शेयर्स उसने मट्टी के भाव बेचे और भागी है, यहां से निकली है. 28 मल्टीनेशनल कंपनीज और 29वीं है शायद जो निकल गई है पाकिस्तान से. मेडिकल कंपनीज 5 पाकिस्तान से चली गई हैं. और ये बेरोजगारी है नाज़रीन, ये हजारों की तादाद में लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नौकरी देते हैं. तो लोग फारिग हो गए हैं, जिंदगियां लोगों की खत्म हो गई हैं, मईशत बिल्कुल तबाही और बर्बादी होगी. और दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी मैं देख रहा था, ये इफ्तिखार फिरदौस साहब ने शेयर किया है, एज ऑफ नवंबर 15, 2025
Pakistan has witnessed its deadliest year in the past 24 years of the violence. पाकिस्तान ने नादरीन 9/11 के बाद 2025 पाकिस्तान की तारीख का खौफनाक तरीन साल रहा है. All major indicators, including the number of attacks, fatalities, and the injuries, have reached their highest levels since the term terrorism first began to be used in its contemporary context in the Pakistan. وہ کہہ رہے کہ جناب جب سے یہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا اور ہم امریکہ کے الائے بنے تھے اور اسٹریٹجی کے الائے بنے تھے، اس کے بعد سے لے کر 2025 ناظرین یہ والا سال ڈیڈلیسٹ سال پاکستان کا ہے، ڈیڈلیسٹ سال. یہ ناظرین آپ اندازہ لگائیں، خود ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس ملک کے اندر صورتحال یہ بن جائے انٹرنل سیکیورٹی کی کہ ڈیڈلیسٹ ایئر بن جائے، تو وہاں پر کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہاں پر کون پیسے لے کر؟ آپ کو یاد ہے وہ خیبر پختونخوا میں جرگے میں بات چیت کرتے ہوئے سہیل خان آفریدی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یار یہاں پر بار بار ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی ہر تیسرے سال سر اٹھا دیتی ہے، تو کوئی پاگل اپنے پیسے لے کر آئے گا اور پشاور میں آ کر انویسٹ کرے گا؟ لوگ تو لاہور میں جا رہے ہیں، لوگ اسلام آباد میں جا رہے ہیں، پنڈی میں جا رہے ہیں، لوگ کراچی میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بہرحال نہیں جا رہے، لیکن پشاور میں کوئی پاگل ہوگا وہاں پر جا کر خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرے گا اگر وہاں پر سیکیورٹی کی یہ ساری صورتحال ہے تو ناظرین ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور پالیسیز کہ ہم سب مل کر اصل میں اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ہم ملک کو آگے نہیں لے کر جا رہے، ہم اسے پسماندہ کر رہے ہیں. سہیل بڑائی صاحب نے آج ایک کالم لکھا، انہوں نے کہا جناب جنگل ہے یہ اور اس جنگل میں شیر اب راج کرے گا. اب شیر کو پتہ نہیں کسے وہ شیر تصور کر رہے ہیں، لیکن جسے بھی شیر تصور کر رہے ہیں، شیر کی خصلت ہے، شیر کی جبلت ہے ناظرین کہ وہ چیر پھاڑ کرتا ہے. شیر نہیں رول کر سکتا، شیر ناظرین دھاک بٹھا سکتا ہے، رول نہیں کر سکتا. جنگل کے اندر ناظرین صرف شیر کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی، اور شیر ہی صرف طاقت کی وہ فائنل کوئی اتھارٹی نہیں ہوتا ناظرین، کوئی فائنل اتھارٹی، شیر بھی لاغر ہو جاتا ہے. اس پورے جنگل کو سب جانور مل کر چلاتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف شیر جنگل کو چلائے گا. اب جنگل تو ناظرین مجھے پتا ہے اس نے اس ملک کو کہا ہے سہیل خان جو سہیل بڑائی صاحب ہے، لیکن شیر کسے کہا ہے، شیر ہمیں نہیں پتہ چلا. خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.